गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 33, वो था हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता हुआ, जिसमें हमने पढ़े थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफपीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और हमने इसके मेरिट्स और एफडी हमने डीमेरिट्स भी देखे। हमने एक कंडीशन के तहत इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को फाइंड आउट किया था कि मान लीजिए अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपने रिटेल स्टोर्स ओपन करना चाह रही है तो उनको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो उसी कंडीशन के बेसिस पे हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी फाइंड आउट किया था। तो उसी डीमेरिट्स को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ लिया था कि आपकी जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिमोलिश होते हैं, उनको सस्ते रेट पे गुड्स बेचने पड़ते हैं, ऐसे ही जॉब्स भी श्रिंक हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अनादर जो डीमेरिट्स है वो ये कि फार्मर्स को हमारे फर्स्ट पार्ट में तो बेनिफिट दिखाई दे रहा था कि उनको रेम्यूनरेशन 10 से 30% ज़्यादा मिल सकता है। बट यदि रियलिटी देखें तो फार्मर्स विल नॉट बी गेट बेनिफिट, उनको इस तरीके से कोई बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि फॉरेन चेंज में क्या आ रहा है कि सिर्फ वो इंडियन फार्मर्स की इन कंडीशंस को यूज़ कर पा रहे हैं, पर उनको इतना रेम्यूनरेशन पे नहीं करते जितना कि वो हमें शो होता है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें एफडीआई के अंदर, तो फॉरेन मार्केट इंडिया को एक देखा जाए कि फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में एक पोटेंशियलिटी दिखे, उसके लिए देखा गया कि अब भारत ने अपने यहाँ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे 100% एफडीआई भी अप्रूव किया। तो पहले क्या था कि कुछ 74% तक रिस्ट्रिक्शन था, पर अब कुछ सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने 100% अप्रूवल भी दिया है। तो ये देखिए कि ये जो मूव है ये थोड़ा सा फॉरेन प्लेयर्स से इनकम रेवेन्यू जनरेट करने का भी सोर्स क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में 100% इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनसे हमें फॉरेन करेंसी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू एज ए टैक्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल मेजर बैंक्स ऑफ अमेरिकन मेरिल लिंक, इन्होंने क्या टेलीकॉम सेक्टर में भी अपने बिजनेस को क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है टेलीकॉम सेक्टर में। और इससे क्या है, पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। देखिए, जब भी कोई फॉरेन कंपनी किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स और पब्लिक को बेनिफिट तो होता ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, मर्जर्स एक्विजिशंस इन चीज़ों को थोड़ा सा और रिलैक्स मूड में बनाया, ताकि फॉरेन मार्केट जो है, फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया के लिए अट्रैक्ट हो सके। तो यदि हम कुछ देखें तो जैसे हम देखिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, या फिर वो यूनिट्स जो कि पीएसयूज़ के अंदर आती हैं, पहले क्या था कि उनके अंदर 49% अप्रूवल एफडीआई की लिमिट थी। पर अब भी क्या है, ये अप्रूवल क्या दे दिया, ऑटोमेटिक रूट दे दिया। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप एक प्रोसेस के थ्रू इजीली उस चीज़ को अप्रूव कर सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, पैनल बैठता था, मिनिस्ट्री में इसके अंदर बातचीत होती थी, रिव्यू कमेटी बैठती थी, उसके बाद अप्रूवल मिलता था। अब एक ऑटोमेटिक रूट है जिसके थ्रू आप इजीली 49% का अप्रूव में एफडीआई कर सकते हैं। ऐसे ही कॉमोडिटी एक्सचेंज देखिए, एफडीआई 49% तक का अप्रूवल है, किसमें, अगर आप एफआईआई या फिर एफपीआई में करना चाह रहे हैं। तो यदि आप एफएफआई इंस्टीट्यूट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत 23 और इन्वेस्टमेंट जो है अंडर एफडीआई 26% तक का कर सकते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि इसको उन्होंने ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% तक का अप्रूवल दे दिया है। ऐसे ही पावर एक्सचेंज देखिए, पहले क्या था, एफडीआई के अंदर 26% का अप्रूवल था और 23% का ऑटोमेटिक रूट था, तो टोटल मिला के 49% तक का इनका अप्रूवल था। अब क्या है, 49% ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल इनको दे दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और कॉरपोरेशन, पहले भी इनका 49% का था, जिसके अंदर 26% एफडीआई थ्रू अप्रूवल और 23% ऑटोमेटिक। अब इसको भी बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है, 49% का अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट। फिर देखिए एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसमें 74% तक का अप्रूवल था एफडीआई प्लस एफआईआई के थ्रू। तो अब उन्होंने क्या किया है, एफडीआई तो आप 49% तक कर सकते हैं, और यदि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू आ रहे हैं तो वहाँ पे आप 100% तक का भी अप्रूवल कर सकते हैं।
देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो इसके अंदर 49% था FDI प्लस FII मिला के। अब यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया है, आप FDI तो आप 49% कर सकते हैं किसके थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और 100% आप कर सकते हैं थ्रू अप्रूवल रेट। अगर बेसिक और सेलुलर सर्विसेज देखें तो पहले क्या था एग्जिस्टिंग में, अभी इसका जो है 49% है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और 49% से आप करना चाहते हैं तो 74% तक भी आप कर सकते हैं यदि आप अप्रूवल रूट को फॉलो करते हैं। अब क्या है, रिवाइज क्या किया गया है, 49% है SMA पर ये ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है, और 100% तक आप कर सकते हैं यदि आप अप्रूवल रूट को फॉलो करते हैं। कोरियर सर्विसेज, इसके अंदर पहले भी 100% था पर वो कितना था, अप्रूवल लेके, अब 100% भी सेम है बट इट इज़ एन ऑटोमेटिक रूट। डिफेंस प्रोडक्शन, इसके अंदर आपको 26% का ही आप FDI कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू, अप्रूवल रूट के थ्रू। पर यहाँ पे भी क्या है कि कमेटी बैठ सकती है, कैबिनेट कमेटी, जो कि आपको क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी और थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए आपको अप्रूवल रूट लेना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो ये कुछ रिसेंट हाइलाइट्स थे। फिर हम बात करते हैं हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अ कंट्री रिकॉर्ड्स, किसी भी एक कंट्री के रिकॉर्ड्स को इवेल्युएट करना, जहाँ पे उस कंट्री को कितना पेमेंट आया और उसके पास से कितना पेमेंट गया। तो इन सभी चीज़ों के ट्रांजेक्शन जो हैं हर कंट्री अपने यहाँ पे रिकॉर्ड में मेंटेन करती है। तो मान लीजिए कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पेमेंट आया और कितना पेमेंट वहाँ पे गया, तो इसका एनालिसिस हम इसमें करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि जितना पैसा आपके पास अर्निंग हुई उतना पैसा आपने दो लोगों के उसमें वेलफेयर में खर्च किया, वो कहा जा रहा है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे होता क्या है, ऑल द टोटल ऑफ पेमेंट एंड द रिसीप्ट आर नेसेसरी इक्वल, देयर विल बी इनइक्वालिटीज एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीप्ट कॉल्ड डेफिसिट। यदि मान लीजिए आपके यहाँ पेमेंट जो है इक्वल है, क्योंकि कई बार क्या है कंट्रीज़ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेमेंट के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है। तो यदि मान लीजिए आपकी कंट्री के अंदर के पेमेंट और रिसीप्ट जो है बढ़ा या घटा, तो उसको वो डेफिसिट और सरप्लस में कंपैरेटिव किया जाता है। मान लीजिए आपने इस साल पेमेंट अधिक आया और आपके खर्चे कम थे तो आप सरप्लस में हैं, यदि आपके यहाँ पेमेंट कम है और खर्चे ज़्यादा तो आप डेफिसिट में हैं। ऐसे ही होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन फंड्स रिसीव्ड बाय अ कंट्री। एक कंट्री को जब फंड्स रिसीव होते हैं कब, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंपैरिजन में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये कहता है कि ये आपके एक तो पहली बात करंट अकाउंट को बहुत बड़े पोर्शन को कवर कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस रिजल्ट इफ एक्सपोर्ट एक्सीड। यदि आपकी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो आप करंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं दैट इज़ सरप्लस। और यदि आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आप अपने जो करंट अकाउंट में एंट्री करेंगे वो आएगा इट इज़ इन द डेफिसिट साइड। तो इंडिया कैसे मेंटेन कर रहा है, इंडिया हैज़ बीन रिकॉर्डिंग अ सस्टेन ट्रेड डेफिसिट ड्यू टू लो एक्सपोर्ट। इंडिया के अंदर क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है और हमारे यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा है, जैसे कोल का, ऑयल का या एनर्जी से संबंधित प्रोडक्ट्स का। तो इंडिया जो है बहुत बड़ा मात्रा में एक एक्सपोर्टर तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जेम्स का, ज्वेलरी का, टेक्सटाइल्स का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, केमिकल्स का एंड सर्विसेज का, बट इसके साथ साथ वो बहुत ऐसी सारी चीज़ों को भी इंपोर्ट करता है जिसकी वजह से हमारा ये जो एक्सपोर्ट है इसका रेशियो क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और हमारे साथ जो मेजर जो पार्टनर्स हैं जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यूरोप यूनियन, USA, चाइना एंड UAE। तो बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या मेरिट्स हैं FDI करने के, रिसेंट कंडीशन अभी क्या क्या है, गाइडलाइंस क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो आई होप कि आपको बच्चों टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।